Good morning, students. In our last class, we have discussed the fire extinguisher, right? कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और कैसे आग को बुझाने के काम में आता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. और आग को हम किन किन तरहों से बुझा सकते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कंबशन. जो कंबशन होता है, कंबशन का मतलब क्या? जलना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना, राइट? उसको हम बोलते हैं कंबशन. तो कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? अगर हम गैस स्टोव का नॉब को टर्न ऑन कर दें और उसके पास से एक बर्निंग मैच स्टिक या लाइटर लेकर जाएं तो क्या होगा? ऑब्वियसली द इट विल स्टार्ट टू कम्बस्ट, राइट? उसमें से फायर निकलने लग जाएगा, राइट? कॉशन, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. डो नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प. अगर आप ये परफॉर्म करके देखना चाहते हैं तो यू हैव टू परफॉर्म इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? आपको आपके पेरेंट्स से परमिशन लेकर उनके सामने ये परफॉर्म करके देखना है, ओके? अकेले नहीं. वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सडनली जो गैस है वो बर्न होने लग जाएगी, मतलब जलने लग जाएगी, और उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट और लाइट निकलेगी, राइट? ऑब्वियसली आप सबने गैस जलते हुए देखी होगी अपने घरों में. तो गैस कैसे जलती है? जैसे ही हमने लाइटर ऑन कर, मतलब लाइटर से उसको बर्न करते हैं तो जो गैस है वो बर्न होने लग जाती है, मतलब जलने लग जाती है, और उसमें से हीट और लाइट निकलती है, राइट? सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन. और ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन. रैपिड मतलब जल्दी से, राइट? देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन द एयर एट रूम टेम्परेचर. उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होने लग जाते हैं, ओके? हमने पढ़ा था कि अगर हमको किसी भी चीज़ को बर्न करना है तो हमको उसको इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, राइट? और उसमें फॉस्फोरस होता है. फॉस्फोरस क्या होता है? वो रूम टेम्परेचर पे ही बर्न करने लग जाता है, इसलिए जो गैस है वो इजीली बर्न होने लग जाती है, राइट? द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम without the application of any apparent cause is called as spontaneous combustion. ऐसा कंबशन जिसमें मटेरियल सडनली बर्स्ट होने लग जाता है फ्लेम में, मतलब इन नो टाइम, हमने जैसे ही लाइटर से उसको प्रेस किया वैसे ही आग जलने लग जाती है, राइट? इसके बीच में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्या? नहीं लगा. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सडनली बर्न होने लग जाए और उसमें से फ्लेम्स निकलने लग जाए तो ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन द स्पॉट. जैसे ही हमने लाइटर प्रेस किया वैसे ही गैस जलने लग जाती है, इसलिए वो बहुत रैपिड होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस, राइट? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वेरी फास्ट या वेरी रैपिडली ऑन द स्पॉट. Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. जो कोल डस्ट होती है, मतलब है ना, जैसे जो कोल माइंस होती हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है और बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. सो उन माइंस में जो कोल डस्ट होता है उसमें इसी कारण से आग लग जाती है, और वो जो आग है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे लगती है, राइट? जिसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एवरीथिंग. स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू हीट. और आपने ये भी सुना होगा कि जंगलों में भी आग लग जाती है, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द हीट. और हमने पढ़ा भी है कि जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो किस कारण से लगती हैं. Heat of sun or due to the lightning strike. However,
मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो किस कारण होती हैं? सन की हीट के कारण, या फिर कभी कभी लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे जब बिजली भी आके गिर जाती है तो उसके कारण भी जो सूखी ग्रास होती है और जो सूखे पौधे वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं? इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे चले जाते हैं और बर्न होने लग जाते हैं, राइट, जिसके कारण फॉरेस्ट फायर होने लग जाती है। However, most forest fires are due to the carelessness of human being। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो क्यों होती हैं? ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस के कारण। केयरलेसनेस मतलब क्योंकि हम उसके टूवर्ड अवेयर नहीं हैं, इसलिए हमारी लापरवाही के कारण फॉरेस्ट में फायर्स लग सकती हैं, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। अगर हम फॉरेस्ट में जाते हैं ट्रैकिंग के लिए या पिकनिक बनाने के लिए तो वहाँ पर कैंप फायर लगाते हैं, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कैंप फायर को बुझाते हैं तो वो पूरी तरह से बुझा है या नहीं बुझा है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से नहीं बुझा होगा तो फिर क्या होगा? वो सूखी पत्तियों को जला देगा और जिससे कि फॉरेस्ट फायर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो जब भी हम कैंप फायर करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर कि हम उसको पूरी तरह से बुझा दें, कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश कर दें, राइट, बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और अ विजिट। जब भी हम पिकनिक पे या विजिट के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं तो ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम पटाखों का भी यूज़ करते हैं। फायरवर्क्स मतलब पटाखे, राइट। फेस्टिवल डेज में हम पटाखों का यूज़ करते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट, लाइट और एंड साउंड। जैसे ही हम क्रैकर को इग्नाइट करते हैं, मतलब जैसे ही हमने पटाखों में आग लगाई तो क्या होगा? एक सडन रिएक्शन होती है और उसमें से हीट निकलती है, पटाखों में से हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड निकलता है, राइट। हम सब ने देखा है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। और ऑब्वियसली जब वो बर्न होता है तो इस रिएक्शन में एक गैसेस बनती हैं, और हाँ, आपको पता है कि जब भी कोई पटाखा जलता है तो उसमें से गैसेस भी निकलती हैं, राइट। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। तो जब भी हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन होना, राइट। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। अगर हमने क्रैकर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो उस कारण भी एक्सप्लोजन हो सकता है। आपको पता होगा कि जैसे जो क्रैकर्स की शॉप होती हैं, जो पटाखों की दुकान होती है, वहाँ पे पटाखों को बहुत केयरफुली रखा जाता है, राइट। क्योंकि अगर उन थोड़ी सी भी केयरलेसनेस हुई और एक पटाखे में भी अगर इग्नाइट हो गया, मतलब अगर उसने थोड़ी सी भी चिंगारी पकड़ ली तो पूरी शॉप जलने का डर होता है, राइट। इसलिए जब भी उनको स्टोर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा केयरफुली और ध्यान से किया जाता है ताकि एक्सप्लोजन ना हो, राइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन का मतलब जब भी हम क्रैकर को इग्नाइट करते हैं, इग्नाइट करना मतलब क्या? उसको आग लगाना ताकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए और वो बर्न होने लग जाए। तो जैसे ही हम उसको इग्नाइट करते हैं तो क्या होता है? हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में वो साउंड को रिलीज करते हुए वो बर्न होने लग जाता है, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन। ओके, नाउ the next topic that we are going to see is flame, right? फ्लेम क्या होता है और कैसा दिखता है वो समझते हैं। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आप सभी ने एलपीजी देखा होगा, राइट। फ्लेम को हम हिंदी में बोलते हैं लौ, है ना। जैसे मोमबत्ती की जो लौ होती है, दिए की लौ होती है, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेम। आप सभी ने एलपीजी की फ्लेम ऑब्जर्व की होगी, है ना। हम सब ने एलपीजी जलते हुए देखा है और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। दिस इज़ अ कैंडल फ्लेम, ये एलपीजी की फ्लेम्स हो गई, राइट। तो इन लॉ को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम, ओके। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम
कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, क्या आप फ्लेम का कलर बता सकते हो? तो हाँ, हम इजीली बता सकते हैं, राइट। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? कैंडल की फ्लेम का कलर क्या होता है? इट इज़ स्लाइटली येलोइश ऑरेंज, राइट। वो थोड़ा सा येलो और ऑरेंज कलर का होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। क्लास 7th में आपने मैग्नीशियम रिबन बर्न की होगी, है ना, उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने। If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. अगर आपने उनको जलते हुए नहीं देखा है तो आप अब उन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, बट यू हैव टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स ओनली, ओके। इस 6.2 में जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम उनको जलाकर देख सकते हैं कि वो फ्लेम फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब उनमें से लौ निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो अगर निकलती है तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे और अगर नहीं निकलती है तो क्रॉस लगा देंगे, राइट। सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट बट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स ओनली, ओके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट। हमको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है कि अगर फ्लेम निकलती है तो उसके आगे राइट, और अगर नहीं निकलती है तो रॉन्ग, राइट। या इन दिस फिगर यू कैन सी दैट वेरियस काइंड ऑफ फ्लेम्स, ओके। ये हो गई चिमनी की फ्लेम, ये हो गई कैंडल की फ्लेम, है ना। और ये वो है जब कैंडल की फ्लेम बुझने वाली होती है, तो उस समय ये जो होती है वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट। बुंज A circular backlash ring is formed on the glass plate या slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. Right? To understand this, we have to read this activity first. What is given over here? हमको क्या देखना है कि flame का structure कैसा होता है, right? What is the structure of flame that we have to see? Light a candle. हमने कैंडल बर्न की. Hold a glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melt slowly, right? हमको एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर एक हमने ओके, दिस इज़ नॉट टू बी रीड, यू कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, The substance which vaporize during burning gives flame. वो substance जो कि वेपराइज होता है ना, जिस मतलब जब भी हमने किसी सब्सटेंस को बर्न किया और उसमें से वेपर निकलने लग जाती हैं, तो केवल वही सब्सटेंस हमको क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं। मतलब जब किसी सब्सटेंस को बर्न करके उसमें से वेपर निकलेगी तभी उसमें से क्या होगा? फ्लेम निकलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स rise through the wick and are vaporized during the burning and form flame. जो कैरोसिन ऑयल होता है, मॉल्टन वैक्स होता है, ये क्या करते हैं? वेपोराइज होते हैं। जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये वेपोराइज होते हैं, और जब ये वेपोराइज होते हैं तो हमको क्या देते हैं? फ्लेम्स देते हैं, ओके। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. लेकिन अगर हम चारकोल को जलाएंगे तो चारकोल जो है वो वेपराइज नहीं होगा, राइट। मतलब उसमें से वेपर्स नहीं निकलेंगी और इसलिए वो हमको फ्लेम नहीं देगा. आपको पता है कि हम जब भी किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो सारी चीज़ें हमको फ्लेम नहीं देती हैं, राइट. केवल कुछ ही चीज़ें हैं जिनमें से फ्लेम निकलती हैं और कुछ चीज़ें नॉर्मली बर्न हो जाती हैं. जैसे कि वुड की अगर हम बात करें तो आपने वुड को जलते हुए देखा होगा,
वुड में से फ्लेम नहीं निकलती है, राइट। तो फ्लेम केवल वो चीज़ें देती हैं जो वेपराइज हो जाती हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिया है कि जब हम चारकोल को बर्न करेंगे तो चारकोल भी जो है वो वेपराइज नहीं होता है और इसलिए वो हमको फ्लेम नहीं देता है, राइट। In activity 6.6, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? Okay, this we don't have to read. When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate slide into the luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds. जब कैंडल की फ्लेम स्टीडी हो जाए, मतलब स्थिर हो जाए, तो हमको क्या करना है, हमको उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट लेकर आनी है या एक स्लाइड लेकर आनी है। कहाँ पर? उसके ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम है। ल्यूमिनस जोन का मतलब उसका जो चमकीला पार्ट है उसके पास में हम क्या लेकर आएंगे, एक ग्लास की स्लाइड लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा, होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टॉग्स। हमने उसको करीब 10 सेकेंड्स तक वहाँ रखा और उसके बाद क्या किया, उसको रिमूव कर लिया। अब हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे, अ सर्कुलर बैकलेश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द रिंग और ग्लास प्लेट या स्लाइड, राइट। जब हम उसको हटा लेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर एक ब्लैकिश रिंग बन जाएगी, है ना। उस ग्लास प्लेट के ऊपर एक ब्लैकिश रिंग बन जाएगी। हमने क्या किया, ये देखिए, ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर अगर मैं एक ग्लास की प्लेट लेके आता हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि उसके बाद ये उसके ऊपर ये ब्लैकिश कलर की रिंग बन जाएगी। आपको पता होगा, आपने घर पे देखा होगा, जब हम काजल बनाती हैं, है ना, हमारी मम्मी अगर काजल बना रही हैं तो वो क्या करते हैं, कैंडल के ऊपर एक चम्मच या ग्लास प्लेट या कुछ भी रख देते हैं, जिससे क्या होता है, उस चम्मच के ऊपर काजल डिपॉजिट हो जाता है, राइट। और वो ब्लैक कलर की रिंग होती है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्लैकिश रिंग is formed on the glass plate या slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. और ये हमको क्या बताता है कि जो ऑब्वियसली वो जल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ कार्बन के पार्टिकल्स भी हैं। तो वो कार्बन के पार्टिकल्स जो कि नहीं जले हैं, जो कि अनबर्न्ट रह गए हैं, बिना जले रह गए हैं, वो कार्बन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उस ग्लास प्लेट पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि हमको काजल के फॉर्म में दिखाई देते हैं, राइट। आपको पता है कि कार्बन कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। हमने क्या किया, एक फ्लेम के अंदर एक कॉपर वायर को 30 सेकेंड्स तक, यहाँ से हमने कॉपर वायर लिया, उसको फ्लेम के अंदर 30 सेकेंड्स तक रखा। अब क्या होगा, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट अपोजिट द फ्लेम गेट्स रेड हॉट, राइट। जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। कॉपर का वो पार्ट जो कि फ्लेम के ऊपर रखा है वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का, रेड हॉट हो जाएगा, राइट। मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। डज इट इंडिकेट्स दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या कि फ्लेम का वो पार्ट जो कि कम चमकीला होता है या जो चमकीला नहीं होता है, क्या उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। हालांकि ये वाला जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? आपको पता होगा कि जो सुनार होते हैं वो ये फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट का यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, राइट। आप देख सकते हैं वो कि यहाँ पे वो जो मेल्ट कर रहे हैं वो केवल आउटर मोस्ट पार्ट से, फ्लेम के बाहरी हिस्से से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, राइट। एज वी कैन सी कि वो जो ब्लो कर रहे हैं वो केवल आउटर मोस्ट पार्ट से कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, जिससे कि वो इजीली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पर आपको डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम देखे रखा है फिगर में, वो समझते हैं। जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है ना, फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म जो पार्ट होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है। आउटर कॉर्नर ऑफ द कंप्लीट कंबशन, ब्लू कलर का, जो हमको ब्लू कलर का पार्ट दिखता है वो इस कंप्लीट कंबशन का बाहर वाला जोन होता है। आउटर वाला जोन आपको पता है कि बाहर की तरफ हमको ब्लू कलर दिखता है, राइट। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है वो कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट, मतलब बाहर वाले से थोड़ा सा कम, है ना, मॉडरेट। और मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन येलो, और ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, राइट। और ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, दैट इज़ द येलो कलर वाला पार्ट, वो क्या होता है, सबसे कम गर्म होता है ना। इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ट वैक्स वेपर, और ये कौन से कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का, राइट। इसका मतलब जो बाहर वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा गर्म, जो सेंटर वाला पार्ट है वो मॉडरेट, मतलब मीडियम, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो सबसे कम गर्म। और इसीलिए जो गोल्डस्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो सिल्वर या गोल्ड को गर्म करने के लिए आउटर मोस्ट फ्लेम का यूज़ करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट फ्लेम सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होती है, राइट। और जब वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होती है तो इसका मतलब क्या, कि जो सिल्वर और गोल्ड है वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है वो समझते हैं, राइट। तो हमने हमारे चैप्टर की बिगिनिंग में डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके लिए हमको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. जो सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी होती है, मतलब हम किन किन चीज़ों से आग जला सकते हैं, तो वुड हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। These substances are called as fuels, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, राइट। A good fuel is one which is readily available. एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो कि रेडीली अवेलेबल हो, मतलब हमको इजीली अवेलेबल हो जाए। इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। इट बर्न्स ईजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, वो इजीली एयर में बर्न हो जाए, ऐसा नहीं हो कि हमको उसको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इट शुड इजीली बर्न। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उससे जो हीट प्रोड्यूस हो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की हो, है ना, क्योंकि हमको बेसिकली हीट का ही तो यूज़ करना है, और जितनी ज़्यादा हीट होगी हम उसको उतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, राइट। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, और वो जलने के बाद पीछे कोई ऐसी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़े जो कि हमको नहीं चाहिए। जैसे कुछ फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, राइट। तो ऐसे फ्यूल्स आइडियल फ्यूल्स नहीं होते हैं। ऐसे वो फ्यूल्स जो कि पीछे जलने के बाद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ें, वो फ्यूल्स कैसे होंगे, आइडियल फ्यूल होंगे, राइट। There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. लेकिन एक्चुअल में ऐसा फ्यूल मिलना पॉसिबल है क्या? सो द आंसर इज़ नो, राइट। एक्चुअल में ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल हो और ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता हो, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। We should look for a fuel which fulfill most of the requirements for a particular use. हम किस यूज़ में हम किस केस में हमारे फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना फ्यूल चूज़ करते हैं। मतलब जो भी हमको काम होगा उसमें कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएटली हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पा रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्यूल को यूज़ करेंगे। ओके, फ्यूल्स डिफर्स इन देयर कॉस्ट। अलग अलग फ्यूल की अपनी अलग अलग कॉस्ट होती है, कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, राइट। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ फ्यूल्स सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, है ना। सो मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।
फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको क्या बोला है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन से फ्यूल सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, कौन से लिक्विड फ्यूल्स होते हैं और कौन से गैशियस फ्यूल्स होते हैं। यहाँ पर आपको एक एक एग्जांपल भी दे रखा है। सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल हो गया कोल, लिक्विड फ्यूल का एग्जांपल हो गया केरोसिन और गैशियस फ्यूल का एग्जांपल हो गया नेचुरल गैस, राइट। सो यू हैव टू फिल दिस टेबल बाय योर ओन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता, कोई फ्यूल कितना सक्षम है, मतलब कितना अच्छा है, कितना यूजेबल है, वो हमको कैसे पता चलता है उस फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है उससे, राइट। सो फ्यूल की एफिशिएंसी से हम क्या क्या समझ सकते हैं वो देखते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड LPG फ्यूल। आपको क्या बोला गया कि आपको थोड़ा सा पानी गर्म करना है, राइट। उसके लिए आपको बोला है कि काउ डंग का आप यूज़ कर सकते हो, कोल का यूज़ कर सकते हो या LPG का यूज़ कर सकते हो। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, आप कौन सा फ्यूल प्रेफर करोगे, गिव योर रीज़न, आपको अपना आंसर बताना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या इन तीनों फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। अगर हम 1 kg सब्सटेंस को जलाते हैं, है ना, चाहे वो काउडंग हो, कोल हो, LPG हो, कुछ भी हो, अगर हमने 1 kg सब्सटेंस को जलाया तो उससे हमको जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, है ना, उसको जलाने से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम। और किसी फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम, राइट। सो किलो जूल पर किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ calorific value of a fuel. Calorific value of some fuels are given in the table. यहाँ पर आपको 6.4 टेबल में कुछ सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। मतलब जब आप 1 kg काउडंग को बर्न करोगे तो उससे कितनी हीट मिलेगी, 6000 to 8000। अगर आप वुड को बर्न करोगे तो 17000 to 22000। कोल को बर्न करोगे तो 25,000 to 33,000, राइट। और LPG को अगर हम बर्न करेंगे तो 55,000। इसका मतलब जो आपको ऑप्शन दिया था कि आपके पास काउडंग है, कोल है और LPG है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, LPG की। तो हम इन तीनों में से कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ LPG, राइट, क्योंकि उससे जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और जो हमारा पानी है वो ईजिली, मतलब जल्दी से गर्म हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई वी विल यूज़ LPG। और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की। दैट इज़ 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब अगर हमने 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को बर्न किया तो उससे 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरी जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू काउडंग केक की होती है ना। सो टुडे वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ फ्लेम, और कौन सी फ्लेम, मतलब कैंडल फ्लेम का कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है, कौन सा मॉडरेट होता है, कौन सा लीस्ट होता है, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड। टाइप्स ऑफ कंबशन वी हैव डिस्कस्ड, राइट। So I hope all the topics that we have discussed today are clear to all of you. That's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.